गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स और तीसरा है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स को शामिल किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला था जेनेटिक एंडोमेंट्स। जेनेटिक एंडोमेंट्स में क्रोमोसोम्स और जीन्स आते हैं, जिसे हम पहले कर चुके हैं। अब सेकंड इसका पॉइंट है फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक। फिजिकल स्ट्रक्चर और फिजिक के अंदर हम उसकी शारीरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका क्या हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है इसके बारे में देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर की रचना हेरिडिटी पर आधारित होती है। शरीर की रचना के अंतर्गत कॉम्प्लेक्शन यानी उसका रंग, कद, भार, शारीरिक दोष, शारीरिक स्वास्थ्य आदि को शामिल किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का रंग, रूप, कद, भार इत्यादि सब कुछ जन्मजात होते हैं। किसी भी शरीर की सुंदर संरचना सभी ओर से प्रशंसनीय होती है। यही प्रशंसा ही व्यक्ति में आत्मविश्वास का निर्माण करती है या उसकी आत्मविश्वास की आधारशिला होती है। इसके विपरीत सुंदर शारीरिक रचना के अभाव में व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो जाता है तथा उसमें संवेगात्मक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति में शारीरिक अस्थिरता आ जाती है। इस प्रकार शरीर की रचना व्यक्ति के व्यक्तित्व को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करती है। ये शारीरिक रचना से संबंधित कारक कई प्रकार के हैं। नंबर 1 है रंग अर्थात कॉम्प्लेक्शन। व्यक्ति का रंग रूप उसके व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गोरा रंग आकर्षक व्यक्तित्व के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। काले रंग के व्यक्ति का आकार अक्सर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि से काला रंग या गोरा रंग शारीरिक बाह्य व्यक्तित्व से संबंधित होता है। काले रंग वाले व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व प्रशंसनीय हो सकता है। इसी प्रकार गोरे रंग वाले व्यक्ति का आंतरिक व्यक्तित्व दुर्लभ हो सकता है। ये जो हमारी जो धारणा है कि गोरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सुंदर होते हैं और गोरे रंग वाले और काले रंग वाले व्यक्ति जो है वो सुंदर नहीं होते, तो ये गलत है। सेकंड पॉइंट है कद एवं भार यानी हाइट और हमारा जो वेट है। रंग रूप की तरह ही व्यक्ति का कद और भार भी उसके व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग है, अर्थात उसे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। लंबे कद के व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली माना जाता है और जो छोटे कद वाले व्यक्ति होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, गोलू मोलू कहा जाता है उनको, ये खाने पीने वाले व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार मोटे पतले व्यक्तियों के लिए मोटापा या पतला वरदान या अभिशाप बन जाते हैं। कई बार बहुत छोटे और पतले व्यक्तियों के लिए मोटापा या पतलापन वरदान हो जाता है, तो कई बार बहुत छोटे मोटे ठेंगने पतले व्यक्तियों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनका समायोजन कठिन हो जाता है। संतुलित कद, भार, रंग रूप वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है तथा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य वाला जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा माना जाता है, और जबकि बीमार व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं माना जाता, अर्थात उसका जो व्यक्तित्व है वो एक अस्वस्थ माना जाता है। स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व की जड़ होती है। स्वास्थ्य जो है, यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका व्यक्तित्व उत्तम होता है, और अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी भी आकर्षक व प्रभावशाली नहीं होता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न, चिंता रहित, सक्रिय, संवेगात्मक रूप से स्थिर तथा सामाजिक रूप से परिपक्व होता है। उसके व्यवहार में आशावादिता यानी एक पॉजिटिवनेस जो है वो दिखाई देती है। ये सभी गुण एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए एक आवश्यक
तत्व माने जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल डिफेक्ट्स, शारीरिक दोष। शारीरिक दोष भी व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालते हैं। यदि ये दोष जन्मजात होते हैं तो उसका प्रभाव और भी हानिकारक होता है, जैसे गूंगे व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति, अंधे, बहरे। शारीरिक दोष व्यक्तियों को समाज में अन्य सदस्य पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। समाज में ऐसे लोगों का रहना कठिन हो जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की हीन भावनाएं तथा इनमें तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व के विकास को रोकते हैं। समाज में कई वर्ग ऐसे होते हैं जो मजाक भी उड़ाते हैं, जिससे उनके मन को ठेस पहुंचती है और वे जीने की इच्छा से दूर हो जाते हैं और उन्हें अकेलापन, मतलब अकेला रहना अच्छा लगता है। वो किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रहते। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है तो वो लगभग वो पीछे बैठता है, आगे नहीं बैठता, उसके अंदर हीन भावना की जो है वो पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर सेक्स, यानी हमारा लिंग। भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में यदि देखा जाए तो व्यक्तित्व के ऊपर सेक्स का भी प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति में लड़कियों के व्यक्तित्व के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि लड़कियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। परिणाम स्वरूप उनके व्यक्तित्व की जन्मजात शक्तियां दब जाती हैं तथा उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने नहीं आ पाता। इसके विपरीत लड़कों को स्वतंत्रता में रखकर उनके व्यक्तित्व को विकसित होने में पूरे अवसर प्रदान किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जिसके घर में लड़का पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, थाली बजाई जाती है, लोग एक दूसरे के घरों में मिठाई देकर आते हैं। लेकिन लड़की के होने पर बस सीधा ये कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है और कोई खुशियां, कोई कुछ नहीं किया जाता। तो ये जो है ये इसके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। बुद्धि को जन्मजात माना गया है। बुद्धि व्यक्तित्व का एक आवश्यक तत्व है। यदि किसी व्यक्ति का आकर्षक शरीर, रंग गोरा और ऊंचा कद है, लेकिन उसके अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि निम्न स्तर की है, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका व्यक्तित्व जो है वो उत्तम नहीं माना जाता, अर्थात वो एक शौक के सामने खड़े हुए पपेट की तरह से दिखाई देती है, जो सुंदर तो होती है लेकिन बोलकर या हमें बुद्धि के जरिए जो है वो हमें इम्प्रेस नहीं कर पाती। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आकर्षक नहीं है, कद छोटा है तथा रंग काला है, लेकिन बुद्धि का स्तर बहुत ऊंचा है, तो उसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही उत्तम होता है और समाज में प्रशंसनीय होता है। बुद्धि युक्त व्यक्तित्व समाज में स्वयं को ठीक से समायोजित भी कर लेता है, समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार भी कर लेता है। लेकिन निम्न बुद्धि वाला व्यक्तित्व ना तो समाज में उचित ढंग से अपने आप को समायोजित कर पाता है और ना ही समाज की आशाओं के ऊपर खरा उतरता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल डिप्राइवेशन। शारीरिक वंचन या छिन्न भिन्नता हमारे शरीर के शरीर क्रियात्मक संतुलन व एकीकरण को बरकरार रखने के लिए ही पाचन, संचार या अन्य दैहिक प्रक्रिया ऑपरेट करते हैं। हमारे अंदर होम्योस्टेसिस नामक क्रियातंत्र क्रियाशील रहता है, जिसके माध्यम से हमारी प्रणालियां संतुलन में बनी रहती है। चोट, बीमारी इत्यादि जैसे कारक हमारे संतुलन को डिस्टर्ब कर देते हैं। जब स्वास्थ्य पुनः प्राप्ति रिकवरी जल्दी नहीं हो पाती तो हमारी नवीन शारीरिक अवस्था एक नवीन स्थिर दशा को प्राप्त कर लेती है, यानी वो स्थिर हो जाती है। हमारे ये कारक जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। फर्स्ट है स्लीप यानी निद्रा। प्राणी की अनेक अंतराव्य आवश्यकताएं, विस्टल जो नीड्स हैं होती हैं, जिनमें भोजन, पानी, ऑक्सीजन, निद्रा, मलमूत्र त्यागना आदि आवश्यकताएं बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति जीवन व अभियोजन मांगों से निपटने के लिए आराम व निद्रा के माध्यम से पुनः तरोताजा होता है, परंतु जब उसके इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया जाता है, यानी इसके अंदर
कुछ रुकावट डाल दी जाती है, वो पूरी तरह से अपने आप को, जब उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती तो उससे उसके अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है और उसके उस संसाधन यानी रिसोर्सेज में भी कमी आ जाती है। नींद के अभाव में व्यक्ति में कुछ विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे उसके जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है पोषण, न्यूट्रिशन। व्यक्ति जीवन व अभियोजनात्मक मांगों यानी कि हमारी एडजस्टिव डिमांड से निपटने के लिए आराम व अन्य उन पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करके पुनः ताजा हो जाता है जिन तत्वों का उपयोग हो चुका होता है। इस पुनः ताजा होने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप से व्यक्ति में विघटन की पूर्ववृत्ति विकसित हो जाती है। कुपोषण से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास ऋणात्मक ढंग से प्रभावित होता है। कुपोषण बच्चों की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं और यदि कुपोषण के शिकार बच्चे जीवित रहते हैं तो जीवन पर्यंत उनके व्यवहार में असामान्यताएं भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर उत्तेजना व क्रियाशीलता यानी स्टिमुलेशन एंड एक्टिविटी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के विकास पर वातावरण जन्य उत्तेजना के प्रभाव के अध्ययन हेतु प्रयास किए हैं। कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपर्याप्त प्रतिक्रियात्मक वातावरण का शारीरिक विकास पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी केमिस्ट्री एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां। प्राय ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी हम लोग बहुत सक्रिय हो जाते हैं तथा कभी कभी हम निष्क्रिय और साथ ही साथ डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में शारीरिक रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसका नियंत्रण कुछ ग्रंथियों के द्वारा होता है। मानव जीवन में दो तरह की ग्रंथियां होती हैं। पहले है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम बाह्य स्रावी ग्रंथि बोलते हैं, और दूसरा है डक्ट ग्लैंड यानी कि नलिका ग्रंथि। इसे हम पहली हमारी जो थी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या डक्ट ग्लैंड तथा दूसरी है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या नलिका विहीन ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियों का महत्व व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये ग्रंथियों का स्राव एक विशेष पथ या नलिका के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और उसका प्रभाव व्यक्तित्व के विकास पर नहीं पड़ता। जैसे अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथि बाह्य ग्रंथि का एक उदाहरण है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो सीक्रेशन है यानी स्राव को हम हार्मोन्स कहते हैं, जो सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनके स्राव व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इस ग्रंथि का स्थान पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि या इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क में होता है। इस ग्रंथि के एंटीरियर भाग से जो हार्मोन निकलता है उसे स्मेट्रोट्रोफिक या वर्धन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है या प्रमुख होते हैं। बचपन में इस हार्मोन के अधिक निकलने से व्यक्ति के शरीर की लंबाई बहुत अधिक हो जाती है तथा हार्मोन की कमी होने से व्यक्ति बौना हो जाता है। पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर, दूसरा इसका पहला था एंटीरियर, अब है पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर से जो हार्मोन निकलता है उसे हम पिट्यूटरिन कहा जाता है, जिसका कार्य शरीर में एक खास रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बनाए रखना होता है। चिकनी मांसपेशियों में सजगता या वक्र को सामान्य ढंग से कार्य करने में मदद पहुंचाना होता है। पीयूष ग्रंथि से के एंटीरियर पोर्शन से स्मेट्रोटॉफिन के अलावा भी काफी सारे जो हार्मोन्स निकलते हैं और जिसमें से एक हार्मोन है ट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन के सहारे पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड तथा सेक्स ग्लैंड के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। इसलिए इस पीयूष ग्रंथि को या हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान वक्र या किडनी के ऊपर होता है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, बाह्य भाग तथा भीतरी भाग। बाह्य भाग को एड्रिनल वल्कुट तथा भीतरी भाग को एड्रिनल मेडुला कहा जाता है। एड्रिनल वल्कुट के हार्मोन को कॉर्टिन कहा जाता है तथा इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स, नमक तथा मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण होता है, यानी चयापचय का नियंत्रण होता है। वल्कुट द्वारा ठीक ढंग से कार्य नहीं किए जाने पर व्यक्तित्व में निष्क्रियता बढ़ जाती है। इस तरह से व्यक्ति में थकान तथा अनिद्रा की भी तीव्र हो जाती है। कॉर्टिन की मात्रा में बहुत कमी हो जाने से व्यक्ति में बेहोशी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। एड्रिनल मेडुला द्वारा दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसे एपिनेफ्राइन या एड्रिनलिन तथा नॉरपाइनेफ्राइन तथा नॉरएड्रिनालिन। इन दोनों तरह के हार्मोन्स को एक साथ मिलाकर केटकोल हार्मोन कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह दिखाया कि दोनों हार्मोन में से एड्रेनालिन का महत्व अधिक होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति का नियंत्रण होता है। भय, क्रोध आदि संवेग इस हार्मोन का विशेष महत्व होते हैं। इस तरह से संवेगात्मक परिस्थिति में एड्रेनालिन खून में जब मिलता है तो व्यक्ति में भय, क्रोध आदि संवेग द्वारा उत्पन्न आपात स्थिति में ठीक ढंग से व्यवहार करता है तथा अपने आप को इस परिस्थिति के साथ ठीक ढंग से समायोजित कर लेता है। यही कारण है कि इसे आपातिक हार्मोन भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। इसका स्थान शरीर के कंठ के पास होता है, यानी हमारे गले में होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को थायरॉक्सिन कहा जाता है, जिसका पूरा प्रभाव हमारे पूरे शरीर के ऊपर, शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ऊपर पड़ता है। फलस्वरूप शरीर का विकास इसके द्वारा काफी प्रभावित होता है। बचपन में थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में बौनापन की स्थिति तथा सियाना होने पर इसकी कमी होने पर एक विशेष शारीरिक अवस्था, जिसे हम माइएक्सडेमा कहा जाता है, उत्पन्न होता है। इसमें चयापचय की गति मंद हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म की गति जो है वो मंद हो जाती है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति के हृदय की गति यानी हार्ट बीट, श्वसन गति, रक्तचाप यानी बीपी, शरीर का तापमान सामान्य अवस्था से कम हो जाते हैं। कंठ ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड के अधिक क्रियाशील होने से थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में खून में मिलता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म की संज्ञा दी जाती है। इस अवस्था में शरीर में उत्पन्न होने पर व्यक्ति अधिक जोशीला और सक्रिय नजर आता है और शरीर का रक्तचाप बढ़ जाता है तथा शरीर का वजन धीरे धीरे कम होता नजर आता है। व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और वह काफी चिंतित नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पैराथायराइड ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में ही होता है, यानी हमारी थायराइड ग्लैंड के बगल में ही होता है और आकार में यह बहुत छोटी होती है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के करीब होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को पैराथार्मोन कहा जाता है, जिसके द्वारा खून में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारण होता है। खून में कैल्शियम के स्तर का द्वारा तंत्रिका ऊतक यानी हमारे नर्व टिश्यूज में होने वाले उत्तेजनशीलता का नियंत्रण होता है। कैल्शियम अधिक होने से तंत्रिकाओं में उत्तेजनशीलता बनी रहती है। दूसरी तरफ यदि खून में पैराथार्मोन की कमी हो जाती है तो इसके फलस्वरूप कैल्शियम की मात्रा में भी कमी हो जाती है, तो इससे व्यक्ति में शिथिलता बढ़ जाती है और उसके तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यूज संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर पाते।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियास। पैनक्रियास इस ग्रंथि का स्थान आमाशय में होता है। आमाशय यानी कि हमारे स्टमक के नीचे होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसमें दो तरह के हार्मोन्स इनके दो विभिन्न कोशिकाओं सेल से निकलते हैं। बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को इंसुलिन कहा जाता है तथा अल्फा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन को ग्लूकागोन की संज्ञा दी जाती है। इन दोनों तरह के हार्मोन में से इंसुलिन का महत्व बहुत अधिक है। शरीर में चीनी की मात्रा इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होती है। पैनक्रियाज के उचित मात्रा में इंसुलिन निकलने पर रक्त में चीनी की मात्रा का ऑक्सीकरण हो पाता है। ऑक्सीकरण यानी मतलब उसके अंदर अच्छे से सही प्रकार से उसका सेटिंग हो पाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इंसुलिन की मात्रा कम निकलती है तो रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर अधिक हो जाता है, क्योंकि चीनी का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता और पेशाब के सहारे चीनी की बढ़ी हुई मात्रा बाहर आने लगती है, जिससे हमें डायबिटीज रोग होता है। दूसरी तरफ जब इंसुलिन अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है तो इससे रक्त में चीनी की मात्रा का ऑक्सीकरण अधिक होता है। फलस्वरूप रक्त में चीनी की मात्रा का स्तर जरूरत से ज़्यादा कम हो जाता है। इस अवस्था को हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति चिंतित नजर आता है। व्यक्ति में हेल्यूसिनेशन, भ्रम तथा विभ्रम यानी भ्रम, इल्यूजन तथा हेल्यूसिनेशन अधिक होने लगता है। व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में भी कभी कभी चला जाता है। मतलब कभी कभी बहुत अधिक बेहोशी की अवस्था में भी चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सेक्स ग्लैंड्स। महिलाओं में यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुषों में यौन ग्रंथि को टेस्टिकल कहा जाता है। अंड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को एंड्रोजेंस कहा जाता है, जिसके मुख्य दो प्रकार होते हैं, टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोस्टेरोन। इनके पुरुषों में प्राथमिक व गौण गुण का विकास होता है। इनके द्वारा यौवन अवस्था आने पर इस हार्मोन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ओवरी से निकलने वाले हार्मोन को एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। एस्ट्रोजेंस की मात्रा खून में बढ़ने से लड़कियों में गौण यौन गुण जैसे आवाज महीन होना, शरीर के खास अंगों पर बाल का घने बाल का उभर कर आना, स्तन का बढ़ना आदि गुणों का विकास होता है। प्रोजेस्टेरोन द्वारा गर्भाशय यानी यूट्रस को ठीक ढंग से कार्य करने में मदद मिलती है, जिसके फलस्वरूप फीटस यानी हमारा भ्रूण का विकास ठीक ढंग से होता है। ये हमारी सारी ग्लैंड्स थी जिनका हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन डैमेज। मस्तिष्कीय क्षति। जब कभी मस्तिष्क क्षतिपूर्ण हो जाता है तो मानसिक प्रक्रिया विकृत हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार से जो व्यक्तित्व के अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले अनेक मानसिक जो डैमेज है या हमारा मानसिक क्षति है वो निम्न प्रकार से है। नंबर फर्स्ट है मस्तिष्क इंजरी। आधुनिक शोध कार्यों से पता चलता है कि मस्तिष्कीय चोट के फलस्वरूप चेतना गायब हो जाती है व स्मृति दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जब मस्तिष्क पर गहरी चोट लग जाती है तो व्यक्ति भ्रम तथा विकृत चिंतन प्रदर्शित करता है। अनेक दशाओं में स्पीच डिफेक्ट्स भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी उसकी भाषा के अंदर भी, उसके बोलने के अंदर भी कमियां आ जाती हैं। उसके बाद सेकंड है इन्फेक्शन। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि संक्रमण रोग, इन्फेक्शन जो है डिजीज, व्यक्तित्व विक्षेप को यानी हमारे व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन अनेक अध्ययनों से यह पता चलता है कि जब जैसे शराब वगैरह है, शराब है, नशीली दवाएं हैं और ड्रग्स वगैरह है, इनका हमारे ब्रेन के ऊपर हमारी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और जिससे हमारा व्यक्तित्व भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। व्यक्ति के अंदर दुश्चिंता की भावना जो है वो अधिक बढ़ जाती है।
एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पतनकारी परिवर्तन यानी डिसजेनरेटिव चेंजेस। व्यक्ति की आयु बढ़ने पर टूट फूट शुरू हो जाती है। प्राय 40 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का शरीर गिरावट अनुभव करने लगता है और पाया जाता है कि 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के स्नायु यानी नर्वस सिस्टम तथा अन्य संस्थानों में तेज गति से परिवर्तन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान। मानव शरीर की नाड़ी संस्थान बहुत ही संवेदनशील और कोमल होती है। इसके सुव्यवस्थित रूप से विकसित होने से सभी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक व प्रशंसनीय होता है। लेकिन नाड़ी संस्थान के विकास में अभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व संतुलित नहीं रह पाता। नाड़ी संस्थान के माध्यम से ही हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के विकास का पता चलता है और इसमें अगर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है, किसी तरह से सही प्रकार से नहीं हो पाता, तो इससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है। अब ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।